Hello friends, welcome back to the channel and मैं हूँ सौम्या सुमन, a NEET aspirant and I have cracked NEET 2022 with 649 marks। तो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए जिससे कोई 100% रिजल्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बैकबोन जो होता है उस चैप्टर पर फोकस करो। तो वो कौन सा चैप्टर है? पीटी और सीबीएम, मतलब केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल। पीटी मीन्स पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये बैकबोन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एस ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। बिकॉज ये तुम्हारा जो ओवरऑल व्यू होता है वो इसी चैप्टर में दिया हुआ है, तुमको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जो इंडिविजुअल ग्रुप है उसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे पीरियोडिक टेबल में तुम्हें साइज का ट्रेंड पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड पढ़ा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, क्या क्या उसमें रेडियस में कोवेलेंट रेडियस। तो साइज़ तुमने याद कर लिया है कि चलो ये साइज़ तो जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज़ डिक्रीज़ होता है और अप टू डाउन आने से साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो ये तुम्हारे सारे ग्रुप के लिए अप्लाई होगा, उससे एक्सेप्शंस आएंगे, हर एक ग्रुप में एक्सेप्शंस तो रहते ही हैं। देन क्वेश्चन आता है क्या फ़ायदा रूल याद करने का, मतलब कि जब सब में एक्सेप्शन ही है तो क्या फ़ायदा याद करने का ट्रेंड। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रूल याद करते हैं, फिर समझते हैं कि इसमें क्या क्या वायलेट हो रहा है, मतलब कौन कौन रूल गलत है। ऐसा तो नहीं है पहले हम याद कर लेते हैं कि ये रूल वायलेट होगा फिर ये रूल सही है। वैसे ही पहले तुमको ओवरऑल ट्रेंड याद करना है, तब उसमें क्या क्या एक्सेप्शन है वो याद करो, तो तुमको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और याद भी होगा। और नेक्स्ट वन है कि तुमको पहले समझना है कोई चीज़ को तब याद करना है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन चलो याद भी कर लिए, 10 एलिमेंट जो केमिकल बॉन्डिंग में दिया हुआ है चलो याद कर लिए, समझे नहीं सिर्फ याद कर लिए, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तुमको हाइब्रिडेशन निकालने आना चाहिए कैसे। तुमको हाइब्रिडेशन अगर तुमको कंपाउंड दे दिया sp3d का, जैसे PCl5, तो ये तुमको एग्जाम्पल में दिया इसलिए तुमको याद है। और अगर ऐसे ही अननोन SF5 दे दिया जाए, ऐसे कुछ दिया जाए तो तुम निकाल नहीं पाओ तो क्या फ़ायदा। बहुत सारे हर एक ग्रुप में आने वाले हैं कि हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 अमोनिया का होता है। तो ऐसे तुमको हाइब्रिडेशन निकालने आना चाहिए, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। तो केमिकल बॉन्डिंग में ये हाइब्रिडेशन समझाया गया और यही हाइब्रिडेशन तुमको जेनॉन जो डी ग्रुप 18 का कंपाउंड है वहाँ पे लास्ट में जो दिया हुआ पेज जो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, तो उसमें जेनॉन के सारे कंपाउंड का हाइब्रिडेशन, शेप, ज्योमेट्री सब याद करना है, समझना है। मैं तुमको अगर तुम ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े रहोगे तुम वहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे, तुमको वो हार्ड नहीं लगेगा। इसलिए केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल तो पढ़ना ही है। और तुमको सबसे पहले केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि सब कुछ रट जाना है, रटना नहीं है, पहले तुमको समझना है कि वो कैसे अप्लाई होगा। समझ के तुम बनाओगे तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बेसिसिटी, जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड गैस 3BO3 का एन फैक्टर 1 होता है, वैसे ही तुमको फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोनिक एसिड सबका यदि याद निकालना होगा। और तुम अगर याद कर लोगे 1 2 3, अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हुआ, पता चला कन्फ्यूज 3 इसका था कि 2 इसका था, यही तुम्हारे दिमाग में चलेगा और तुमको निकालने आएगा, तुम एट अ टाइम तुम उसको निकाल लोगे कि अच्छा। हाँ, तो तुम्हें मेन फोकस करना होगा समझने पे कि ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है, बेसिसिटी ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड एंगल कैसे निकलता है। तो मेन फोकस तुमको समझना होगा, देन अप्लाई करो, सिर्फ रटना नहीं है इसमें, रटने से तुम भूल जाओगे। और देखो डी ब्लॉक हमें टफ क्यों लगता है, क्योंकि हम लोग 9th में भी नहीं डी ब्लॉक पढ़े, ना 10th में पढ़े, ना 11th में। 11th में पीटी में सिर्फ एक्टिनोइड, लेंथेनॉइड का थोड़ा सा फीचर्स दिया, मतलब पॉइंट्स दिया हुआ है, अदरवाइज उसका एलिमेंट का नाम हमें कहीं नहीं पढ़े, ना 9th में, ना 10th में, ना 11th में। इसलिए हमें डी ब्लॉक टफ लगता है, क्योंकि हम लोग उसे अवेयर ही नहीं है, ना वो एलिमेंट से, ना सिम्बल से, ना एटॉमिक नंबर से। और वही एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब 9th 10th और 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग को पता है कि ये थोड़ी ईजी लगता है एस ब्लॉक पढ़ना और पी ब्लॉक पढ़ना एज कम्पेयर टू डी ब्लॉक पढ़ना। इसलिए बोल रही हूँ कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग से पहले प्रायोरिटी दो पढ़ने में, तब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को जंप करो। और देखो हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये ग्रुप 17 का, 16 का, 18 का सबका दिया हुआ है। तो यहीं पे एक्सेप्शन दे दिया गया है। जैसे देखो क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। वैसे ही ग्रुप 16 में सल्फर, सिलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन, ये ट्रेंड होता है। और ग्रुप 18 के लिए फिर वहाँ जब तुम पी ब्लॉक में पढ़ोगे, मतलब 12th वाले पी ब्लॉक में, तो EGA का ट्रेंड आएगा, वहाँ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये तो नीट में भी क्वेश्चन बने हुए इसी से कि क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, आयोडीन का। कभी कोई क्वेश्चन बनता है क्लोरीन, फ्लोरीन और सल्फर, सिलेनियम में, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो इसमें दिया हुआ है जो एक्सेप्शन, कोई बेसिक एक्सेप्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है जो तुम्हारे 12th वाले में अप्लाई होंगे। तो तुमको ब्लाइंडली याद नहीं करना है। और एक ट्रेंड जो याद कर रहे हो उसे एक ही तरह से याद करो, हर बार अलग अलग तरीके से याद मत करो। जैसे तुम अगर बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 16 कैसे H2O है, टेलिनियम, सिलेनियम का याद कर रहे हो,
तो एक ट्रेंड याद कर फॉलो करो कि H2O का ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि H बॉन्डिंग होता है। फिर चलो जब मास पे चले जाओ, फिर टेलेनियम का हो जाता है, फिर सेलेनियम का होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है। तो ऐसे ही ट्रेंड एक ही तरीके से याद करो कि हम मतलब बेसिक हमारे माइंड में वही से जाए। जैसे ही तुमको वो ग्रुप पूछा जाए, तुम अपने मन में कंफर्म कर लो कि हाँ पहले हम लोग याद किए थे कि H बॉन्ड डोमिनेट कर जाता है, फिर मास का डोमिनेट होता है, फिर उल्टा चले जाओ। और जो ट्रेंड याद करो ना, उसको डायरेक्ट उसी वक्त लिख के ट्राई कर लो कि तुम की कंफ्यूज भी करे ऑप्शन, तो तुमको डायरेक्ट याद रहे कि जब तुम खुद से लिखे रहोगे तुमको याद रहेगा कि हाँ पहले मैंने H2O का लिखा था, फिर टेलेनियम का, फिर सेलेनियम का, फिर ऑक्सीजन का, ऐसा मैंने लिखा था। तो ये तुमको ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन को ट्विस्ट किया ही जाता है, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसलिए जितने भी ट्रेंड है उसको तुम लिख के याद करो और बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे। अगर तुम बिना देखे लिख सकते हो तो तुमको मतलब याद हो गया, कन्फर्म याद हो गया। और जितने भी एक्सेप्शन है उसको हाईलाइट कर लो, NCERT में हो या तुम नोट्स बना रहे हो, उसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, तो उसमें भी उसको मेन बुलेट पॉइंट्स जैसे उसको हाईलाइट कर लो हाईलाइटर से। मैंने तो NCERT में ही सारे एक्सेप्शन को नोट डाउन कर लिया था। जैसे देखो ईजी का ट्रेंड जो मैंने वो प्रोडक्ट में दिखाया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड। फिर देखो यहाँ पे फ्लोरीन का गैसेस होता है, फ्लोरीन येलो कलर, जो यहाँ पे टेक्स्ट में जो हमको मेन लगता था मैं यही लिख लेती थी। लिक्विड ब्रोमीन होता है, वॉयलेट होता है, और सबसे मेन फोकस इंडेक्स क्वेश्चन पे। इंडेक्स क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देते हैं कि चलो ना जो हम पढ़े हैं वही तो होगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो होगा नहीं, बट क्वेश्चन वहाँ से भी उठ के आते हैं। तुमको NCERT का चार्ट हो, फ्लो चार्ट हो, उसके वैल्यू का जो वैल्यू दिया हो उसी से तुमको ट्रेंड बनाने होंगे। जैसे बोरोन फैमिली का जैसे दिखाती हूँ। हाँ तो देखो जितना यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है उसी से मैंने यहाँ ट्रेंड बना के लिखा हुआ है। तो तुमको सारे जो वैल्यू दी हैं उसी से ट्रेंड बनाने होंगे और उसे नोट डाउन भी करना होगा, चाहे वो NCERT में करो या शॉर्ट नोट्स में करो। ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगी NCERT में करने के लिए। NCERT ही हम लोग मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करते हैं और उसमें शॉर्ट नोट्स में सारे फैक्ट नहीं लिख पाएंगे। तो मैंने NCERT ही पढ़ा था इनऑर्गेनिकली, उसके लिए कुछ के लिए जैसे टेबल फॉस्फोरिक एसिड का जैसे कैसे बनता है उसके लिए मैंने नोट्स बनाया था, वैसे टाइप के लिए मैंने नोट्स बनाया था। सारे का नोट्स नहीं बनाया था मैंने, शॉर्ट नोट्स के। और इंडेक्स क्वेश्चन तो सारे के सॉल्व करने हैं। जैसे देखो CL, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, SiCl6 अनस्टेबल क्यों होता है। अनस्टेबल होने का रीज़न भी याद करना है, तो तुमको सिर्फ ब्लाइंडली याद नहीं करना है कि अनस्टेबल क्यों है, उसके रीज़न। अब NCERT से रीज़न भी पूछे जाते हैं। जैसे अमोनिया में भी लो बॉइलिंग पॉइंट इनर्ट क्यों होता है, इनर्ट रादर इनर्ट होने का कारण इनर्ट क्यों होता है। वैसे ही तुमको सारे एक्सेप्शन के जिसके एक्सेप्शन के रीज़न दिए हैं उसे भी पढ़ना है। और हाँ, और NCERT में लिंक करके पढ़ना है। जैसे ZSM5 तुम्हें 2 जगह दिए, 2-3 जगह दिए रहते हैं, तो तुमको लिंक करके भी पढ़ना है। ZSM5 जैसे यहाँ दिया है ZSM5 के कैसे गैसोलिन अल्कोहल गैसोलिन में कन्वर्ट होता है, वैसे ही सरफेस केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है। तो तुमको चैप्टर लिंक करके पढ़ना होगा कि जैसे यहाँ दिया तुमको पता है कि वहाँ दिया, तुम जाकर वहाँ सर्च करो, नहीं पता है तुम सर्च करो कि वहाँ पे कितने क्या क्या दिए हैं, उसके बारे में कुछ एलोबरेटेड फॉर्म में नहीं ना दिए हुए। बिकॉज ऑफ टेंडेंस करके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर यहाँ से कोई फीचर उठाया गया, अगर यही फीचर कहीं और इसी टॉपिक कुछ और कहीं और दिया हुआ है तो दूसरे क्वेश्चन उठा के क्वेश्चन बन जाते हैं। और 2-3 जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ का एक लाइन और वहाँ का दूसरा लाइन उठा के, तो तुमको सर्च करना होगा कि 2 जगह दिए हैं, दोनों में अलग अलग फॉर्म में नहीं दिए हुए। तो तुम वहाँ पे भी हाईलाइट करो, यहाँ पे भी हाईलाइट करो, दोनों कंबाइन होकर तुमको कहीं नोट डाउन करना है। तो वही NCERT से यहाँ पढ़ रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जो वहाँ पढ़े हो तो वहाँ से उठा के यहाँ लिख लो, और इसका वहाँ का वहाँ उठा लो, ताकि तुम जब इसको पढ़ो तो वो चीज़ तुमको याद हो जाए, और जब उसको पढ़ने जाओ तो वो तुमको दोनों चीज़ एक साथ याद रहे। तो NCERT को तुम हाईलाइट करो। और जैसे इंडेक्स क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, और क्वेश्चन जो लास्ट में जैसे ये समरी को भी पढ़ना है। समरी में भी बहुत सारी चीज़ दी है, वैसे समरी तो हर एक चैप्टर का पढ़ना है। समरी को चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में समरी को पढ़ना ही है। समरी में कुछ एक्स्ट्रा लाइन भी रहते हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो NCERT को देखो सिलिकॉन ट्रेंड तो तुमको जितनी बार याद हो उतनी बार करो, तो और अच्छे से याद करो, भूलना नहीं है। तुम रिवाइज करो आफ्टर 10 डेज उस चैप्टर को रिवाइज को, जैसे तुमको टाइम मिले वैसे ही रिवीजन बेसिस रखो। और होप यू लव द वीडियो। और मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तुम जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। उसमें मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, क्वेश्चन पूछूंगी, तुम उसको पोल क्वेश्चन आंसर करना। एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन प्रेस कर